अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमार मलिक और मैं नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गिन से पीएचडी कर रहा हूँ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वहाँ पे एआई या मशीन लर्निंग किस तरीके से यूज़ हो रही है। तो आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे दें। आपने देखा होगा कि जब हमारे जो नाना दादा हैं, जो आप में से जिन लोगों के, वो जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि वो आपको पहचानना भी जो है वो पहचानते भी नहीं हैं आपको, और वो अपने करीबी रिश्तेदारों को पहचानना भी कम कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उनकी याददाश्त क्यों कमज़ोर होना शुरू हो जाती है? तो इसका एक रीज़न जो होता है वो बीमारी कहलाती है डिमेंशिया की। और डिमेंशिया जो है इसका एक बहुत बड़ा कॉज अल्जाइमर्स डिजीज़ भी है। तो मैं जो काम करता हूँ बेसिकली वो अल्जाइमर्स डिजीज़ के डेटा के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। तो अब ये बीमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है भूलना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, साइंस ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आ सका। तो अगर ये आपको ये बीमारी हो जाए तो आप इसको जो है आप इसका इलाज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप इसकी स्पीड को स्लो कर दें। यानी आप जो वो भूलना शुरू कर रहे हैं वो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाए, तो आप उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग ये कर सकते हैं। और स्पीड स्लो भी तब होगी जब आपको ये बीमारी टाइम पे पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है। तो नॉर्मली किस तरीके से पता चलाया जाता है कि किसी शख्स को अल्जाइमर्स है या नहीं है? तो होता कुछ इस तरीके से है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो, और डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लेते हैं आपके, एमआरआई स्कैन वगैरह तो लेते ही हैं, उसके अलावा आपसे वैसे कुछ सवालात करते हैं। उसकी बुनियाद पे वो चेक करते हैं कि आपकी यादाश्त कैसी है और आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे आपको एक स्कोर देते हैं। और फिर वो स्कोर को एक चार्ट में देख के आप एनालाइज करते हैं कि इस बंदे को अल्जाइमर्स है, अल्जाइमर्स डिजीज यानी ये बीमारी है या नहीं है। लेकिन जो है जब से मशीन लर्निंग आई है तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम मशीन लर्निंग के थ्रू इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, पता चलाने की कोशिश करें, और कोई इस तरह का तरीका हम निकालें कि हमें थोड़ा जल्दी पता चल जाए, ताकि हम फिर इसको जो है इसकी स्पीड को स्लो कर लें, और इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए कोई काम करें। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके थे। तो जिस तरीके पे मैं काम कर रहा हूँ वो है एमआरआई स्कैन। तो एमआरआई स्कैन अगर आप में से किसी ने देखा हो, और अगर आप आराम से गूगल भी करेंगे तो आपको एक एमआरआई स्कैन नजर आ जाएगा। तो आप एक एमआरआई मशीन के अंदर जाते हैं, आपके दिमाग का जो है, आपकी ब्रेन का स्कैन लिया जाता है। अब जो एक शख्स जिसको अल्जाइमर्स हो और जिसको ना हो, तो ये जिसको ना हो उसको हम कहते हैं नॉर्मल, और जिसको अल्जाइमर्स हो उसे हम कहते हैं कि अल्जाइमर्स पेशेंट है ये। तो इन दोनों के दिमागों में कुछ फर्क होता है, और होता कुछ इस तरीके से है, जिस शख्स को अल्जाइमर्स होता है उसका दिमाग जो है वो आपको एक तरह से लगेगा जिस तरह उसका साइज थोड़ा कम है, वो श्रिंक होना शुरू हो गया, या जिस तरह कोई चीज दिमाग को खाना शुरू हो गई अंदर से। तो यानी कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आंख से देख के पता चल जाते हैं। लेकिन ये आंख से देखने वाले डिफरेंसेस तो तब पता चलते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ पहले पता चल जाएगा टाइम से। तो उसके लिए जो है वो चीजें हमारी आंख जो नेकेड आई है वो नहीं बता सकती, लेकिन कंप्यूटर के पास ये सलाहियत है कि कंप्यूटर वो चीजें भी देख लेता है, एनालाइज कर लेता है, जो हम आम आंख से नहीं कर सकते। तो मशीन लर्निंग टेक्निक्स फिर यहाँ पे यूजफुल हुई, और उसमें किया यह जाता है कि आप एमआरआई स्कैन्स जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लेते हैं, और आपके पास जो है अल्जाइमर्स पेशेंट के एमआरआई स्कैन भी होते हैं, आपके पास नॉर्मल लोगों के एमआरआई स्कैन भी होते हैं, और फिर आप उनके जरिए अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं मुख्तलिफ मशीन लर्निंग मेथड्स के जरिए। और फिर आपका जो है वो मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तो फिर वो किसी नए स्कैन को क्लासिफाई कर सकता है। अब मसला जो है जब से डीप लर्निंग आई तो हर किसी ने सोचा कि यार डीप लर्निंग इस पर भी यूज होनी चाहिए। लेकिन डीप लर्निंग का एक मसला है। डीप लर्निंग के लिए जो मसला है, कंप्यूटेशनल पावर तो आपको चाहिए ही होती है, उसके अलावा आपको डाटा भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन अब आपको इतना सारा डाटा मेडिकल में कहाँ से मिलेगा? अगर आपको फॉर एग्जांपल कैट्स या फिर ह्यूमन फेसेस वगैरह को रिकग्नाइज करना है तो उसका तो आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। आप सिंपल गूगल इमेजेस यूज कर सकते हैं और आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। लेकिन जो इस तरह की डिजीज स्पेसिफिक होती हैं तो उसमें आपको ये डाटा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि कम डाटा के साथ किस तरीके से आप जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कम डाटा से किस तरह सिखाएंगे।
तो उसको फिर डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एमआरआई स्कैन है, उसको मैंने रोटेट कर दिया। अब अगर जब मैंने रोटेट किया, बेसिकली रोटेट करने से क्या हुआ कि अब मेरे पास ओरिजिनल वाला भी मौजूद है, रोटेट वाला भी मौजूद है। अगर ओरिजिनल वाला अल्जाइमर्स का था तो रोटेट वाला भी तो अल्जाइमर्स का था। तो डीप लर्निंग का एक तो ये फायदा है कि वो इन रोटेशन वगैरह से उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से रोटेट करके, जूम करके और डिफरेंट उसके अंदर हम चीजें ऐड करके हम आर्टिफिशियल डाटा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास डाटा ज्यादा हो जाए और फिर वो हम अपने डीप लर्निंग मेथड को जो है इनपुट के तौर पे दे देते हैं सिखाने के लिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपने जिशान भाई की वो वीडियो देखी होगी जिसमें जो है वो इमरान खान बने हुए थे, एक तरह से वो बात कर रहे थे और साथ में इमरान खान भी उसी तरीके से बात कर रहे थे। वो गर्दन घुमाते थे तो इमरान खान भी गर्दन घुमाते थे। तो वो जो टेक्निक है वो बेसिकली जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी गैन्स की एक सब टाइप है। और फिर उन्हीं गैन्स के थ्रू हम जो है इसी तरह का सिंथेटिक डाटा, इसको हम कहते हैं, यानी हम आर्टिफिशियल डाटा जो कि रियल डाटा के बहुत करीब हो, ऐसा डाटा भी जनरेट कर सकते हैं। यानी हम अपने मॉडल को दिखाते हैं कि देखो एमआरआई स्कैन इस तरह का दिखता है, एक बंदे का जो है एमआरआई स्कैन इस तरह का होता है। फिर हम अपने मॉडल को जब ट्रेन कर देते हैं तो वो एक रियलिस्टिक जो है एमआरआई स्कैन आपको प्रोड्यूस करके दे देगा, जो कि शायद जो एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी शायद ना डिफरेंस बता सके उन दोनों में। तो इस तरह की टेक्निक्स के जरिए भी आप अपना डाटा बढ़ा सकते हैं और ये टेक्निक्स भी फिर हमें यूज करनी होती हैं। इसके अलावा अब हमें और क्या क्या काम करना होता है, हमें विजुअलाइज भी करना होता है कि हमें पता तो चले, हमारे मॉडल ने बता दिया कि इसको अल्जाइमर्स है नहीं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से हैं जिसकी वजह से ये अल्जाइमर्स जो है इफेक्ट होता है। तो उसके लिए फिर हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक्स निकालनी पड़ेंगी। उसकी एक टेक्निक जो अगर मैं आपको रफली बताऊं आसान अल्फाज में, आपके जो वेट्स लर्न किए हैं आपके मॉडल ने, अगर हम उनको विजुअलाइज करके आपके इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर दें तो हमें ये पता चल सकता है कि अच्छा यार ये वाले रीजन्स हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा है, आपके मॉडल ने सीखा है। तो इसका मतलब है ये क्रिटिकल जगह हैं क्लासिफाई करने के लिए कि अल्जाइमर्स है या नहीं है। अच्छा, ये तो आपको थोड़ी सी मैंने अल्जाइमर्स के बारे में बता दी, लेकिन जो मेडिकल डोमेन के अंदर आपकी जो एआई है वो अब बहुत ज्यादा यूज हो रही है, सिर्फ यहाँ तक ये महदूद नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी वो एप्लीकेशंस भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह देखें डॉक्टर्स का काम तो बेसिकली इलाज करना है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, अब इसमें वो लोग कोशिश करते हैं कि यार एआई अगर उनकी हेल्प कर सकता है तो एआई की हेल्प ले लें। मिसाल के तौर पे वही, अगर आप एमआरआई की जो मशीन होती है उस पर मुख्तलिफ लोग आके लेटते हैं, किसी का वजन ज्यादा होता है, किसी का वजन कम होता है, हाइट, तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना होता है। वो मशीन एडजस्ट होती है और फिर जो है आप वो पेशेंट अंदर जाता है मशीन के। लेकिन अब उसमें टाइम काफी लगता है, वो मैनुअली एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जब आपने एआई सिस्टम बना लिया तो एआई सिस्टम को आपने सिखा दिया कि भाई किस तरह के वेट पे क्या पोजीशन होती है, क्या हाइट हो तो आपको क्या पोजीशन रखनी है, और आपका सिस्टम जो है वो सीख गया और उसने जो है अब कोई भी पेशेंट उसके ऊपर लेटेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को पोजीशन कर लेगी करेक्ट जगह पे और आपको मशीन जो आपका सर जो है वो मशीन के अंदर ले जाएगी। इसी तरीके से सिर्फ हमारा काम जो है एमआरआई से ये काम तो नहीं है कि आप बता दें कि इस शख्स को बीमारी है या नहीं है। दिमाग के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं जो आपको पहले मैनुअली लेबल करने पड़ते थे, यानी आप स्कैन डॉक्टर को दिखाते थे और डॉक्टर फिर मैनुअली बताता था अच्छा यार ये दिमाग का ये रीजन है, तो इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। तो पहले ये मैनुअली की जाती थी, बहुत टाइम लगता था इस पे। मशीन लर्निंग से फायदा ये हुआ कि मशीन लर्निंग अब ये काम आपको ऑटोमेटिकली करके दे देती है और बहुत अच्छा करके दे देती है। तो मशीन लर्निंग आपकी मेडिकल इमेजिंग में बहुत यूज हो रही है। तो चाहे अगर उसने दिमाग में पता लगाना है कि कहाँ पे ट्यूमर है, ट्यूमर को क्लास सेगमेंट करना है, तो वो भी आपको करके दे देगा। जबकि पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट को या एक्सरे जो एक्सपर्ट होता है उसको देखना पड़ता और वो गौर से देखता और फिर बताता कि यहाँ पे जो है वो ट्यूमर है, ट्यूमर का ये साइज है। तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू हमारी जिंदगी जो है खासतौर पर डॉक्टर्स की जिंदगी काफी आसान हो गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मेडिकल की डोमेन में एआई किस तरीके से यूज हो रही है, वो मेरा आपको बताना मकसद था। तो आई होप कि आपको इंटरेस्ट जो है आपका और बढ़ा होगा इससे,
और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हों तो मेडिकल डोमेन में तो इसका अभी बहुत मतलब रूम है। तो आप लोग जो 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 इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इस मेडिकल फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश करें इस चीज़ को। बहुत सारे आपके पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आप जो है डॉक्टर्स से रब्ता करें और इस तरह की चीज़ें उनकी हेल्प आउट करने में, उनको उनके इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में जहाँ जहाँ पे एआई यूज़ हो सकती है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी। तो इस तरीके से आप जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।